नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 26 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा हमला किया और इस हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मासूम और मजलूमों को निशाना बनाया और जिसके बाद अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रही है। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पे आने वाले थे, लेकिन अचानक से न जाने ऐसा कौन सा खेल हुआ कि भारत के दौरे पे आते आते अचानक से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और साथ ही ये भारत के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके महज एक हफ्ते पीछे है। एक हफ्ता और गुजर जाएगा तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेगा और इसके बाद ईरान को रोकने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। यानी ईरान इस समय अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय भारत को तोड़ने के लिए, भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए किस हिसाब से साजिश हो रही है, किस हिसाब से प्लानिंग चल रही है और किस हिसाब से पूरी दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, इस खबर को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही दुआओं का काम करता है। तो आप एक एक करके कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने सीज फायर का एकदम गंदे तरीके से उल्लंघन किया है। और जो लोग गाजा की बात करते हैं, आज उनके जहन में एक बात डालना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 9 मासूम बच्चों समेत एक महिला का कत्ल किया। क्या है पूरी अपडेट, डिटेल में आपको बताता हूँ। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कल रात में एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में 3 जगहों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। उसमें से पहला खोस्त है, दूसरा कुनार है और तीसरा पत्तिका। जो कुनार और पत्तिका है वहाँ पे 4 लोग घायल हुए, लेकिन खोस्त में एक जगह लगती है मुगलगई। और इसी मुगलगई इलाके में अचानक से एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान ने की तो जो बम था वो एक घर पे आके गिरता है। और घर के ऊपर जब बम गिरता है तो 5 लड़के मारे जाते हैं, छोटे छोटे 4 लड़कियां मारी जाती हैं और साथ ही एक महिला मारी जाती है। कैसे हमले का क्या पूरा अपडेट है, आप पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। टूटे दिमाग कब से इधर टूटे फिर इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हालांकि वीडियो बड़ा गंदा था, बड़ा विभस्त था, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसको देखने के बाद शायद 1 या 2 दिन तक आप खाना नहीं खा सकते थे। इस वजह से मैंने वीडियो को ब्लर करके दिखाया, लेकिन हल्का फुल्का जो भी आपको दिखा होगा उसमें आप देख सकते हैं कि लाइन से डेड बॉडीज रखी हैं और ये मासूम मजलूम बच्चों की है। एक ही परिवार के 5 बच्चे थे, 4 बच्चियां थी, 1 महिला थी और इन सबको मारने का काम पाकिस्तान ने किया है। और इसको लेके अब तालिबान के जो मिनिस्टर हैं जबीलुल मुजाहिद्दीन ने साफ तौर पे कहा है कि जिस हिसाब से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिस हिसाब से जंगबंदी को तोड़ के पाकिस्तान ने हमला किया है, अब तालिबान की तरफ से भी जो हमला देखने को मिलेगा वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये धमकी बड़े साफ तौर पे दी अफगानिस्तान ने और मतलब इसका बड़ा साफ है कि अब बड़ा हमला देखने को मिलेगा और इस हमले में आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अभी नुकसान होगा, ध्यान से समझा जाए तो पाकिस्तान अभी भी नुकसान को ही झेल रहा है। कभी पाकिस्तान में जो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स है वहां पे बम फट जाता है, कभी इनके यहाँ ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। अभी उस दिन रॉकेट गिरा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रॉकेट अचानक से गिरा, 3-4 बच्चे वहां खेल रहे थे, वो उठाने की कोशिश करते, इसी दौरान वो रॉकेट फट जाता है, 3-4 बच्चों की मौत हो जाती है। ये तमाम चीजें पाकिस्तान खुद भी झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी का जो एक पुराना खून पाकिस्तान के अंदर घुल चुका है, उस खून की वजह से अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अभी भी हमला कर रहा है। बहरहाल अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति है,
वो बहुत गंभीर है। सेम वैसा ही समझिए जो लेबनान और इजराइल के बीच है, सेम कंडीशन इस समय आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला तो कर रहा है, लेकिन आज एलोन मस्क ने ट्विटर पे एक फीचर लॉन्च किया और इसके बाद पता चला कि हमारे देश को तोड़ने के लिए पाकिस्तान कितनी मशक्कत करता है। और कई बार ऐसा हो कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब भी रहा है। हुआ क्या, आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल कई सारे ऐसे अकाउंट थे जो बताते थे कि मैं राजपूत हूं। कई सारे ऐसे अकाउंट खुले हैं ट्विटर पे जो बताते हैं कि मैं बर्मा हूं। कई सारे ऐसे भी अकाउंट हैं जो बताते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। और उनका काम क्या है कि वो कभी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, कभी हिंदू बन के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और उन वीडियोस पे, उन पोस्ट पे हजारों लाखों फॉलोअर हैं उनके। यानी अंधभक्ति दोनों साइड से बराबर चल रही है और दोनों साइड के लोगों को, यानी हिंदुओं को और मुसलमानों को, और खासकर भारत के रहने वाले हिंदू और मुसलमान को लगता है कि यही मेरा अपना सगा है। लेकिन जब से एलोन मस्क ने लोकेशन का फीचर लॉन्च किया तब पता चल रहा है कि उनमें से 90 से 95% जो अकाउंट हैं वो पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट हो रहे हैं। उनका भारत से कोई ताल्लुकात नहीं। यानी हिंदू बन के मुसलमानों को गाली देने वाला, हिंदू बन के मोहम्मद साहब पे कमेंट करने वाला पाकिस्तान का कोई अब्दुल है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत के जो अब्दुल हैं वो इधर जो चिंटू है उनसे लड़ पड़े, दोनों आपस में कटे मरे और इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंच जाए। तो इस लेवल पे गंदी और घटिया साजिश पाकिस्तान कर रहा है। वो तो भला हो एलोन मस्क के उस फीचर का जिसने ट्विटर पे भंडाफोड़ किया। अब आप सोच के देखिए, ऐसे ही न जाने कितने चैनल यूट्यूब पे होंगे, ऐसे ही न जाने कितने चैनल फेसबुक पे होंगे और उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं। और फॉलोअर कोई और नहीं है, हम ही आप हैं, जिनको लगता है कि सामने वाला मेरे मजहब की बात कर रहा है, मेरे हक और मेरे हुदूद की बात कर रहा है। तो इस लेवल की साजिश चल रही है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है ईरान के हवाले से कि ईरान बहुत जल्द, लगभग 1 हफ्ते के अंदर, आप स्क्रीन पे खबरें देख सकते हैं, केवल 1 हफ्ते के अंदर ही ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा और इस बारे में ईरान ने कोई दावा भी नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग के बिल्कुल करीब है। दरअसल साल 2024 में जब ईरान के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, तो इस एयर स्ट्राइक में तारेगान 2 या फिर तारेगान सेकंड एक न्यूक्लियर साइट है और ये तेहरान के पास एक प्राचीन कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ये न्यूक्लियर साइट स्थित है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने इसको तबाह किया था, इसको बर्बाद किया था, इसको नेस्तनाबूद किया था। और उस दौरान ये कयास लगाया जा रहा था कि अब शायद ईरान काफ़ी पीछे छूट गया, अब वो न्यूक्लियर इंक्रोचमेंट या फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। लेकिन सैटेलाइट इमेज ये दावा कर रही हैं कि इसी तालेगाम 2 साइट पे एक आकृति देखी गई है। ये सिलेंडर जैसी एक आकृति है। लंबाई की बात करें तो 36 मीटर जितनी लंबी है, चौड़ाई की बात करें तो 12 मीटर ये चौड़ी आकृति है। और इसको जिस हिसाब से बनाया गया है, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव चेंबर है, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट चेंबर है। यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए जो पूरा ढांचा चाहिए, सेम उसी ढांचे को इसी न्यूक्लियर साइट पे बनाया गया। और सैटेलाइट इमेज में ये चीजें साफ तौर पे देखी गई हैं। ऐसे हाल में अब चांसेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट अगले हफ्ते भी कर सकता है। चूंकि जब से हमला किया है कुछ टाइम तक तो ईरान खामोश रहता, लेकिन साल 2025 के मई महीने से ही इस साइट को फिर से तैयार करने के लिए, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लगातार इजराइल के खिलाफ ईरान तैयारियां करता रहा है। और इसी बीच अब खबर भी निकल के सामने आ रही है कि बहुत जल्द इजराइल एयर स्ट्राइक फिर से कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला, और ईरान ने घुमा फिरा कि ये बात बोली भी है। ईरान ने कभी ना कभी ये बात बोली है कि देखिए हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट होगा वो केवल बिजली के लिए होगा, वो केवल एनर्जी के लिए होगा, उसका किसी हथियार या फिर किसी वेपन से कोई रिश्ता ताल्लुकात नहीं होंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक बार न्यूक्लियर बन गया, अब ध्यान से समझिए, आपके घर में अगर चाकू है तो उसका उपयोग आप सब्जी काटने के लिए करते हैं, उसका उपयोग आप चिकन काटने के लिए करते हैं, उसका उपयोग आप फूल माला काटने के लिए करते हैं, या फिर उसका उपयोग आप आदमी काटने के लिए करते हैं। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड है।
अगर आपके पास चाकू है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। और सेम चीज यहां पे देखने को है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है तो इस न्यूक्लियर पावर से ईरान कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे हाल में अब एक अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि बहुत जल्द अब इजराइल ईरान के इस न्यूक्लियर साइट पे फिर से हमला भी कर सकता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं, लेकिन इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जगह जगह फेल हो रहे हैं। कैसे फेल हो रहे हैं, कैसे हमारी बेइज्जती हो रही है, ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। दरअसल भारत का अगर मिडिल ईस्ट में कोई एकमात्र दोस्त है तो वो इजराइल है। कहने सुनने की बात नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं कि इजराइल भारत का बड़ा अच्छा दोस्त है और इजराइल भारत के साथ अक्सर ऑपरेशन और डील्स वगैरह करता रहता है। बीच में रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि इजराइल भारत के साथ नो ट्रेड जोन या फिर नो ट्रैफिक, जो भी आप कह लें, हिंदी में इसको समझा दें कि बिना पैसे के, बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, बिना कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए इजराइल और भारत आपस में डील कर लेंगे। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि भारत के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा होना था और इस दौरे में कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी जी से होनी थी, कुछ अहम टॉपिक्स पे डिस्कशन होता, कई तमाम ऐसे अहम जो साइन वगैरह होते हैं वो होते हैं, कई सारे डील होते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और उसके पीछे जो हवाला दिया गया, ये हवाला हमारे देश के मुंह पे एक तमाचा है। पता है हवाला क्या दिया गया? बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हवाला दिया गया है कि भाई तुम्हारे यहाँ तो दिल्ली जैसी सेंसिटिव जगह पे जहाँ खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं वहां पे ब्लास्ट हो रहा है, तो हम ट्रस्ट करके आपके पास कैसे आ सकते हैं, हम ट्रस्ट करके कैसे आपके पास आ सकते हैं। इस वजह से हमारा दौरा कैंसिल है, चूंकि हमें भारत के अंदर खतरा महसूस हो रहा है। यानी भारत के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से साफ तौर पे दिया है। और ये भारत के मुंह पे भिगो के ऐसा जूता है, एज ए इंडियन मेरा सर शर्म से झुक गया जब ये बात बेंजामिन नेतन्याहू जैसा आदमी बोलते हैं, जिसके अंदर आए दिन 10, 20, 50 बम गिरते रहते हैं, कभी यमन से, कभी लेबनान से, कभी फिलिस्तीन से, कभी ईरान से, कभी सीरिया से, सबसे लड़ते लड़ते ये व्यक्ति हमें ये बता रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब अमेरिका के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका नेतन्याहू की अब बात हटा दो, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला लंदन से चाइना के दौरे पे जब जाती है तो वहां पे उसको रोक दिया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, चूंकि उसके पासपोर्ट पे जो प्रदेश, जो स्टेट लिखा था वो अरुणाचल प्रदेश था और देश में इंडिया लिखा था। और इसको लेके चाइना की अथॉरिटी ने साफ तौर पे कहा कि भैया अरुणाचल प्रदेश भारत में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश चाइना के अंदर है। उसके बाद एक दिन तक उसको टॉर्चर किया गया, गालियां दी गई, तमाम चीजें की गई। मजबूर होके उस लड़के ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक लेटर लिखा, लेटर लिख के जवाब मांगा कि साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, आप इंसाफ करो, इस पे नजर डालो। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक और हमारे मोदी साहब की तरफ से कोई बड़ा बयान ऐसे मामलों में नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। सोचिए, चाइना जैसा देश ऐसे हमारे एक राज्य को क्लेम करके लेके चला जा रहा। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा कि भैया भारत के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, और इधर अंधभक्त मंडली क्या कर रही है वो भी आप देख लो। एक वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए फिर इसके बारे में डिटेल बता दो। वीडियो बनाते हो भाई साहब? बोलना एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोलने का भैया, जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार अपना काम करो। क्यों? अरे भाई सुन, इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन में। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मुस्लिम शख्स है जो गाड़ी चला रहा है। वीडियो कहाँ का है मुझे डिटेल में नहीं पता, इस वजह से फालतू में किसी राज्य का नाम लेके उसके मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन भाषा से पता है कि ये अपने ही साइड हिंदी बोलने वाले में से कहीं एक का वीडियो है। दूसरी चीज आप जानिए, इस वीडियो में ये एक मुस्लिम जो जा रहा है उसका वीडियो है, सामने से कोई शख्स वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाते हुए इस चाचा से कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोल दो। हालांकि हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कल्चर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आमने सामने पढ़ते हैं तो एक बेसिक गेस्चर है, तो हम लोग कह भी देते हैं जयराम चाचा, तो चाचा भी सामने से कहते हैं जयराम भैया। ये मेरे यहाँ भी जो मुस्लिम है हम लोगों में ये कल्चर चलता रहता है कि सामने से पढ़े तो हमने कहा जयराम, उन्होंने कहा जयराम भैया, ये चीजें चलती हैं। लेकिन किसी मजबूर को या फिर कोई ऐसा शख्स जो भगवान राम में आस्था नहीं रखता,
उसने ये नहीं कहा कि मैं भगवान राम को गाली दूंगा, उसने कहा कि भैया वो तुम्हारे भगवान है, मैं अपने अल्लाह को मानता हूं, तुम्हें तुम्हारा मुबारक, हमें हमारा मुबारक, है ना। लेकिन एक जिद कि ये टोपी वाला है तो ये जय श्री राम बोलेगा। अभी पलट के वो चच्चा इनसे आदमी से पूछ लेते कि अच्छा बाबू एक बात बताओ, रामायण में कितने श्लोक हैं, तब ये भाई साहब ना बता पाते। लेकिन इनको यहां पे कूल डूड बनना था, इनको दिखाना था। और ऐसी वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तब कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान में बैठी ताकतें उनको मौका मिलता है भारत के खिलाफ जहर उगलने का, और यहीं से फिर भारत का जो सर्व है वो झुक जाता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इस समय इजराइल से कि इजराइल भारत में रहने वाले यहूदियों को भी अपने साथ लेके जाएगा। अब सुनने सुनाने में ये खबर आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल इजराइल में 10.1 मिलियन के करीब लोग रहते हैं, 10.1 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। साथ ही इसमें से जो 73% हैं यानी 7 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो यहूदी हैं। और फिलिस्तीन की बात करें तो 5.5 मिलियन लोग वहां रहते हैं और लगभग सभी मुस्लिम हैं। अब इजराइल का मानना है कि ये 2 साल की जो जंग चली, इस 2 साल की जंग में यहूदियों की तादाद थोड़ी सी घट गई है और अब हमें नंबर में कहीं ना कहीं ज्यादा रहना है। यानी इनका मतलब बड़ा साफ है कि अगर फिलिस्तीन में 5 लाख मुसलमान हैं तो हमें कम से कम 15 लाख यहूदी की तादाद में रहना है, तभी हम फिलिस्तीन को दबा पाएंगे। हमारी तादाद घटी तो फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा। यही वजह है कि जब यहूदियों के लोग मारे गए, इनके जो नौजवान सैनिक हैं, बाप बनने से पहले ही जब वो शहीद हो गए, देखिए किसी भी देश का सैनिक को आप शहीद ही कहिएगा, ये हमारी सभ्यता है। खैर, तो जब इनके सैनिक शहीद हो गए तो उनके स्पर्म को निकाला गया, उससे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तब पूरी दुनिया में रहने वाले जितने यहूदी हैं उनको बुलाने का काम इजराइल की सरकार कर रही है, और सेम इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ अब भारत में भी रहने वाले यहूदियों को बुलाया जा रहा है। तो अब भारत में भी जितने यहूदी हैं मणिपुर और आसपास उधर के इलाकों में, वहां से अब वो इजराइल की तरफ जाएंगे और वहां पे घर वापसी ही करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। खैर, तो फिलहाल मिडिल ईस्ट की जो मॉर्निंग शो में खबरें होती है अभी के लिए उतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।